नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालने का। तो चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश भर में जो एग्जाम चल रहा है आज उसकी बात कर लेते हैं। आज देश भर में इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए जेईई मेन परीक्षा आयोजित हो रही है। कोरोना काल में सबसे बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं में से एक इस परीक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने खास इंतजाम किए हैं। देहरादून में भी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। पहले दिन पहली शिफ्ट में एग्जाम देकर लौटे बच्चों ने काफी खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि एग्जाम सेंटर्स पर एसओपी फॉलो की गई। वहीं एग्जाम से पहले दिन जितनी टेंशन थी उन्हें, वो अब दूर हो चुकी है। केंद्र की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है और उसके मुताबिक ही बच्चों को एग्जाम सेंटर्स में एंट्री दी गई और वहीं एग्जाम को भी बच्चों ने अच्छा बताया। तो पहले दिन का जो रिएक्शन एग्जाम देने के बाद का स्टूडेंट्स का वो ये कि जो डर, जो खौफ उनके मन में जो आशंका थी, वो आशंका पूरी तरह से खत्म हो गई क्योंकि प्रॉपर इंतजाम किए गए थे सेंटर्स पर। डिस्टेंसिंग सेंटर के अंदर तो मेंटेन थी और प्रॉपर सैनिटाइजिंग भी थी। बाकी एग्ज़ाम काफ़ी सही था। नहीं, एसओपीज पूरी फॉलो हुई थी एंड पेपर भी काफ़ी इजी था। मैथ्स के क्वेश्चंस भी मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही थे। लाइक हो गया था क्वेश्चंस। कहना चाहोगे कुछ, क्योंकि सेंटर्स में पूरी व्यवस्था है इस बार? नहीं कि अच्छा था, लाइक सारा एसओपीज वगैरह सारी फॉलो हुई थी एंड लाइक सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारी, 2-2 सीट्स का गैप था। तो चलिए बात डॉक्टर्स की करते हैं जो कि हड़ताल पर। 4 अहम मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और काम नहीं कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर विरोध जताना शुरू किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी इस मामले में डीजी हेल्थ से बात हुई है और गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव से बात होगी। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर मनोज वर्मा का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि स्वास्थ्य सचिव से बात से उन्हें मसले का हल निकल सकता है, लेकिन अभी विरोध और आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हमारे 5 मांगों के संदर्भ में कल डीजी मैम से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि सचिव साहब ने हमें बृहस्पतिवार शाम को वार्ता के लिए बुलाया है, जिसमें प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा। कल डीजी मैम से हुई मुलाकात में उन्होंने हमसे कहा कि आपकी 5 मांगें जायज़ हैं। बिल्कुल 1 दिन का वेतन कटना कहीं से न्याय संगत नहीं है। सभी पीजी अध्ययनरत छात्रों को पूरा वेतन दिया जाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम से कम या फिर समाप्त करवाने का प्रयास किया जाएगा। जो विधायक ने जो बदतमीजी डॉक्टर के साथ की है उसकी निंदा डीजी मैम ने भी करी और सभी जांच तरीके से करी जाएंगी और जांचों के लिए एक एसओपी बनाने का उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी जांचें इस तरह की मौतों की होती हैं उसके लिए एक एसओपी बनाई जाएगी, जिससे कि जांच। और इधर डॉक्टर्स की मांगों के मामले में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का भी बयान आया है। अमित नेगी का कहना है कि डॉक्टर्स से बात की जाएगी और वो अपील करते हैं कि सरकार और शासन का सहयोग करें डॉक्टर्स। वहीं 1 दिन की सैलरी को लेकर अमित नेगी ने कहा कि ये फैसला कैबिनेट ने लिया था और इसके लिए आगे भी कोई भी फैसला कैबिनेट ही लेगी। डॉक्टर्स के कई सारे इश्यूज उनके द्वारा उठाए गए हैं। डीजी हेल्थ के द्वारा कल काफ़ी डिटेल में मीटिंग हुई है एंड संभवतः इसी हफ्ते हम लोगों की अपनी मीटिंग होगी। हमारा तो यही अपील है कि सभी इस वक्त डॉक्टर्स का बहुत सम्मान कर रहे हैं। लगातार हमारे जो पूरे हेल्थ पर्सन है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस कठिन घड़ी में पूरा वो गवर्नमेंट का भी साथ देंगे और हम गवर्नमेंट हमेशा ओपन है उनकी बातें सुनने की। जो 1 दिन की सैलरी का डिसीजन लिया गया था, ये माननीय मंत्रिमंडल का ही निर्णय था। सो अगर इसमें कोई चेंजेस होंगे तो वो अगेन चेंजेस माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा तो फैसला कैबिनेट में ही होगा, जो भी फैसला लिया जाएगा। हालांकि डॉक्टर्स की जो 5 मांगे हैं उसे भी ध्यान से सुना इन्होंने और साथ ही भरोसा दिया कि जो मांगे ऐसी हैं जो मानी जानी चाहिए, उन मांगों को जरूर माना जाएगा। लेकिन अपील डॉक्टर्स से की जा रही है सरकार की ओर से कि सरकार का सहयोग करें डॉक्टर्स। और ऐसे वक्त में जबकि डॉक्टर्स और की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है, डॉक्टर्स को चाहिए कि इस जिम्मेदारी को निभाएं और सरकार के साथ मिलकर काम करें। तो आंदोलन की बात जहां तक है तो डॉक्टर्स आंदोलन पर हैं। उनकी 4 अहम मांगे हैं, कुल 5 मांगे, जिनमें से 4 अहम मांगे और इन मांगों के साथ ही हल्ला बोल दिया है डॉक्टर्स ने और उनकी बात हुई डीजी हेल्थ से। लेकिन इस बातचीत में गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव से जो बात होगी अगली, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि फैसला कुछ निकलता है या नहीं निकलता है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर मनोज वर्मा, उन्होंने बताया और उम्मीद जाहिर की है कि स्वास्थ्य सचिव से बात के बाद
उन्हें ऐसी उम्मीद है, ऐसा भरोसा मिल रहा है कि जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मसले पर। दीपांकर, डॉक्टर्स भी जो मुलाकात हुई उससे संतुष्ट है और उन्हें उम्मीद है कि बुधवार को जो अगली मुलाकात होगी गुरुवार को, तब फैसला निकल आएगा। लेकिन आंदोलन की जहां तक बात है तो वहां पर तेवर कम नहीं है डॉक्टर्स के। बिल्कुल, मेरा डॉक्टर्स का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि स्वास्थ्य सचिव से जब उनकी बातचीत होगी तो मसले का हल निकलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को ही बातचीत करने के लिए कहा है। लेकिन स्वास्थ्य सचिव ने एक जो सवाल यहाँ पर बताया है और जो उनकी एक प्रॉब्लम है, उनका ये कहना है कि जो एक दिन की सैलरी काटने का मामला है वो फैसला राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए कैबिनेट की तरफ से लिया गया था। इसलिए अगर उस फैसले में कोई भी बदलाव करना होगा तो उस कैबिनेट ही उसमें कोई बदलाव कर पाएगी। और रही बाकी बातें जिसमें प्रशासन के दखल की बात हो, पीजी डॉक्टर्स को फुल सैलरी देने की बात हो, जांचों की बात हो, तो उसमें उनका कहना है कि बातचीत की जाएगी डॉक्टर से और उन्हें भी उम्मीद है कि वो इस वक्त पर हेल्प करेंगे गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की। मेनका बिल्कुल दीपांकर, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो कई मसले, जिनमें से एक दिन की सैलरी का भी मसला है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जहां पर लगता है कि डॉक्टर्स को ही थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं बल्कि दूसरे विभागों के लिए भी लिया गया था। इधर कोटद्वार में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक यूपी के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। आरोपी युवकों में से एक युवक नाबालिग लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि लड़की को बहला फुसलाकर प्रेमी ने कोटद्वार से नंगिया बुलाया और इस दौरान पहले प्रेमी ने लड़की का रेप किया, फिर उसके 3 और साथियों ने भी वारदात को अंजाम दिया। लड़की की शिकायत पर कोटद्वार कोतवाली में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसके बाद चारों आरोपियों को पुलिस ने नगीना से गिरफ्तार किया। नाबालिग से यूपी में गैंगरेप का मामला है। यूपी पुलिस की मदद से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 29/8/2020 को यहाँ कोटद्वार क्षेत्र के एक पीड़ित ने, जिसके बच्चे के साथ गैंगरेप हुआ था, हमारे थाने में मुकदमा लिखवाया गया। जब हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो एक घटनास्थल पूरा नगीना देहात थाना क्षेत्र का पाया गया। हम लोगों ने टीम गठित की कप्तान मैडम के निर्देशन में, और उसमें हमने 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में माननीय न्यायालय पेश। इधर पिथौरागढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के पति की अवैध खनन में गिरफ्तारी से राजनीति में गरमाने लगी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर डीएम ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े नेता तमाम कायदे कानूनों को दरकिनार कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, जिससे साबित होता है कि बीजेपी नेता माफिया तंत्र को मजबूत कर रहे हैं। तो बीजेपी पर माफिया तंत्र को मजबूत करने का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया और इसी आरोप के साथ आज प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं ने किया। ये सरकार जिस तरह के अपने आप को साफ सुथरी कहती है, लेकिन काम उसके करनी और कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर है, वो पिथौरागढ़ में जिस तरीके से भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी अवैध खनन में हुई है उससे साफ झलकता है। इधर टिहरी के चंबा ब्लॉक के सौंदकोटी गांव में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पहले पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव आई, जिसके बाद परिजन नाराज हो गए और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं मामले में एसडीएम का कहना है कि महिला की केवल एक बार ही सैंपलिंग की गई है जो पॉजिटिव आई थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही सैंपलिंग की जा रही है। इनका मम्मी जी का टेस्ट हुआ था तो उसमें जो एसआरएफ नंबर था और जो कोरोना की वो आई थी रिपोर्ट आई थी उधर से, वो मैच नहीं कर रहे थे, अलग अलग थे। इधर से 306 गया, उधर से 308 आया लास्ट में। तो उसके बाद 2 रिपोर्ट कराई हमने फिर डीएम साहब से वो करके, तो फिर वो उसमें दोनों में नेगेटिव पाया गया। नहीं, उसकी रिपोर्ट तो एक ही बार आई है, हर पॉजिटिव आई है। 2-3 बार सैंपल का तो मतलब ही नहीं एक महिला का आने का। और चूंकि वहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में वो गांव था, वहाँ जो पहले पॉजिटिव आए थे उनका गांव में आना जाना हुआ, जिस कारण से उसमें हमारे द्वारा वहाँ लगभग 70 से 80 सैंपल लिए गए। इधर रुद्रप्रयाग में कोरोना महामारी के बीच मेडिकल स्टाफ अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें वेतन का 47% काट कर दिया जा रहा है, जबकि विज्ञप्ति में इस बात का कोई जिक्र नहीं था। आपको बता दें, अप्रैल महीने में स्वास्थ्य विभाग ने 65 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन अब इनका कहना है कि जितनी सैलरी इन्हें प्रॉमिस की गई थी उसका 43% कट किया जा रहा है।
और जब हमने ज्वाइन किया था उस टाइम हमें कुछ भी नहीं बताया गया था कि तुम्हारा कटेगा 47% तुम्हारा कटेगा। 25% पीपीएफ कट रहा है, 18% जीएसटी कट रहा है, ये कहाँ कट रहा है? और हम लोग इतना वर्क करते हैं, 50 पेशेंट हम अकेले डील करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 स्टाफ नर्स है, हम अकेले एक स्टाफ नर्स अकेले 50 पेशेंट को डील करती है कोरोना पॉजिटिव। तो क्या ये हमारे साथ जो हो रहा है क्या ये सही हो रहा है? हम चाहते हैं जो हमारा 47% जो कट रहा है वो कहाँ कट रहा है, हम इसकी निष्पक्ष जाँच चाहते हैं। तो ये उत्तराखंड सरकार है जो इस सरकार के तानाशाही अधिकारी है, इनके द्वारा हम कोरोना वॉरियर्स के साथ बहुत बड़ा छलावा किया गया। 4 महीने बाद जब हमारी वेतन देते हैं तो उसमें से जो है कि 47% कट के जो है कि हमारा वेतन मिल रहा है, और ऊपर से हमें धमकाया जा रहा है कि जितने में काम करना है तो करो, नहीं तो तुम्हें जो है कि आपदा एक्ट में अंदर करा देंगे। और 25% ईपीएफ कटने की बात कर रहे हैं, 18% जो है कि जीएसटी। तो ये तानाशाही सरकार का जो रवैया है ये कोरोना वॉरियर्स के साथ सही नहीं है। रात दिन हमने जो है कि यहाँ पे एक करके काम किया है। पौड़ी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर खांडीसैंण स्थित जिला जेल में मौजूद सभी कैदियों और कर्मचारियों को संक्रमण से बचाना जेल प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो चुका है। पूर्व में पैरोल पर छूटे कैदियों पर अपराध के मद्देनजर निगरानी भी पुलिस के लिए सिरदर्द का सबब है। जिला जेल में नए कैदियों को कोविड जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, तो पहले जो जांच हो चुकी है उसके बावजूद एक बार फिर शासन से मिले निर्देश के बाद जेल के सभी कैदियों की कोरोना जांच की जा रही है। संबंधित जो निर्देश है शासन स्तर पे, जो नए कैदी आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट जिला अस्पताल से कराया जा रहा है, और बीच में जो रैंडम टेस्ट कराया गया था, जो भी अंदर हमारे जेल के अंदर कैदी हैं सभी का कोरोना टेस्ट कराया गया था। इस माह संभव है कि सभी का कोरोना टेस्ट एक बार पुनः हो जाए। चीन से तनाव के बीच उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर कोरोना की भी दस्तक हो चुकी है। आलम यह है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर गुंजी में सेना और आईटीबीपी के जवान कोरोना की चपेट में आने लगे हैं, और यही वजह है कि यहां पर चिंता बहुत बढ़ गई है। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब गुंजी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ रोज से यहां सुरक्षा बलों के कोरोना संक्रमित होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुंजी, कालापानी और लिपुलेख में सेना और आईटीबीपी के जवान अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। लद्दाख में हुई घटना के बाद भारतीय सुरक्षा तंत्र इस इलाके में हर वक्त चौकस है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये इलाका मुख्य धारा से कोसों दूर है। बीआरओ ने भले ही लिपुलेख को सड़क से जोड़ दिया हो, लेकिन इसके बावजूद बरसात में यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा पाना खासी चुनौती भरा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने धारचूला बेस कैंप में सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। अभी इधर 3-4 दिन से देखा गया है कि सेना में भी संक्रमण के कुछ मामले आए हैं। सेना को भी सतर्कता बरतने के लिए कह दिया गया है, और सेना पहले से ही हमारी सतर्क है। हमारे पास पूरा इंतजाम है। ऊंचाई के क्षेत्रों में भी हमारी टीम बाकायदा इस बात पर पूरी निगाह रख रही है। धारचूला बेस कैंप में हमने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी तरह कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहाड़ी इलाकों को बरसाती सीजन में खासा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में दुर्गम इलाकों की राह भले ही इंसानों के लिए मुश्किल हो, लेकिन कोरोना की पहुंच यहां आसानी से हो रही है। इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्थानीय लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। गुंजी के अलावा बूंदी, कुटी, छियाले, गरबियांग, नाभी ऐसे इलाके हैं जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन चीन से तनाव के बीच सेना और आईटीबीपी के जवानों के पॉजिटिव केस आने से चिंता की लकीरें कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चलिए एक अच्छी खबर, नैनीताल की नैनी झील में 5 महीने बाद रौनक लौट आई है। आज नैनीताल पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने सभी नावों और लाइफ जैकेट को सैनिटाइज करवाया। झील में संचालन की शुरुआत कर दी गई है। झील में बोटिंग शुरू होते ही पर्यटकों की भी मनमांगी मुराद पूरी हो गई। सैलानियों ने बोटिंग का पहले दिन खूब लुत्फ उठाया। पालिका ने नाव चालकों को कोविड के नियम के पालन के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही 3 से ज्यादा लोगों को बैठने की इजाजत नहीं होगी। 2 दिन हो गए हैं हमें आए हुए यहाँ पे, अब हम दिल्ली जा रहे हैं। हम इसका इंतज़ार करते कब बोटिंग खुलेगी, फाइनली खुल गई, अच्छा लगा। सिर्फ बोटिंग के लिए आता हूँ और यहाँ नज़ारों के लिए। अब की बार जो आया था बोटिंग बंद सुन के बहुत अफसोस हुआ, मगर उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन बोटिंग हमें मिल जाएगी जाते जाते। कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करें। जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, घूमने के सैलानी आते हैं, उनके प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें, उनका टेम्परेचर नोट करें,
ताकि यार किसी को कुछ फीवर होता है या कुछ होता है तो उसका तत्काल ये बीडी पांडे हॉस्पिटल में संपर्क करें या हमें बताएं। जो इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है वो गाइडलाइनों का हम नियमों का पालन करेंगे, जितना भी हमसे हो सकेगा हम अपनी तरह से पूर्ण पालन। 5 महीने बाद आखिरकार नैनी झील में रौनक लौट आई है। ये देख सकते हैं जो सैलानी हैं वो इस तरह से पहले सफ़र पर नैनी झील के जो बोटिंग का लुत्फ़ है वो उठाने के लिए निकले हुए हैं। हालांकि 5 महीने से जो कारोबार था वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद पड़ा था। कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा था, लेकिन जिस तरह से आज नावों को खोल दिया गया है, पालिका ने खास तौर पर इनको सैनिटाइज किया गया है, जो कोविड के नियम हैं उनको पालन करने को कहा है। लेकिन जिस तरह से अब पालिका ने हालांकि ये भी कहा है कि जो कोविड के दौरान का टैक्स है वो नाव चालकों से नहीं लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अब लोग आने लगे हैं, जो नाव हैं वो चलने लगी हैं, तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो सैलानी हैं वो नैनीताल पहुंचेंगे और इसी तरीके से जो यहाँ की वादियाँ हैं, जो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं वो इसी तरीके से आनंद लेंगे, ताकि जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो नाव चालक, टैक्सी चालक हैं, उनकी भी रोजी रोटी आगे चल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। वेलकम बैक। इधर रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में एक बाघिन काफी दिनों से नजर आ रही है, बार बार दिखाई दे रही है और अब इस बाघिन का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में अपने शावकों को सड़क पार कराती नजर आ रही है ये बाघिन। वीडियो कोसी बैराज चौकी के टेढ़ा रोड का बताया जा रहा है। बाघिन के साथ 2 शावक भी इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, जिसे सड़क क्रॉस करवा रही है बाघिन। लगातार बैराज चौकी से सटा जो ये इलाका है, यहाँ पर बाघिन के चहलकदमी, उसकी मौजूदगी का एहसास लोगों को हो रहा है। अपनी चहलकदमी से वो एहसास करा रही है। इधर कोरोना वायरस का असर इस साल की बोर्ड परीक्षाओं और परीक्षा फल पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अब साल 2021 के लिए भी हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगस्त महीने तक बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाती थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से विद्यालय बंद होने के कारण इस बार अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई है। अब ये प्रक्रिया स्कूल खुलने के बाद ही शुरू हो सकेगी, जिसमें अभी वक्त लगना तय है। कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालय बंद हैं, इसलिए अभी हमारी आवेदन पत्र इत्यादि की कार्रवाई गतिमान नहीं की जा सकी है। और परिषद स्तर पे जो हमारी आंतरिक कार्रवाई है, टेंडर इत्यादि की, वो सब प्रक्रिया हमारी चल रही है और स्थितियां सामान्य होने पे जब विद्यालय खुलेंगे उसके बाद अगली कार्रवाई गतिमान की जाएगी। और आज की तारीख उत्तराखंड के लिए याद रखने वाली तारीख है। उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर 1 सितंबर 1994 को खटीमा में पुलिस ने गोलियां बरसा दी थी। 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी पर विधायक पुष्कर धामी, राज्य आंदोलनकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ता समेत अलग अलग संगठनों ने शहीदों को शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी और इस दौरान सभी ने शहीदों के सपनों के उत्तराखंड बनाने की बात कही। तो वहीं राज्य आंदोलनकारियों ने पुरानी तहसील में भी शहीद स्मारक बनाने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों से ही एक बार फिर अपील की। 1 सितंबर 1994 को जो हमारे खटीमा में गोलीकांड हुआ, उसी गोलीकांड के कारण से उत्तराखंड राज्य बना और सही मायने तो खटीमा का जो गोलीकांड है और खटीमा की जो धरती है वो उत्तराखंड की जननी है। मेरे दोनों पक्षों से अनुरोध है कि अभी से कल से ही यहाँ जो है बिल्डिंग जो पुरानी तहसील में जहाँ से आस्था लोगों की जुड़ी है, जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ, जहाँ से खून का कतरा बहा है, वहीं पर इसकी बिल्डिंग तुरंत। हम प्रतिवर्ष की तरह आज भी यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके परिवार के और उनके लिए जो है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार खुशहाल रहे, उनके सपनों का उत्तराखंड बने। और आज से पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में पितरों को पितृपक्ष में तर्पण दिया जाता है। मान्यता है कि गंगा तट पर काले तिल और जौ से पितरों को तर्पण दिया जाता है। ऋषिकेश में भी लोग अपने पितरों के तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कोविड-19 की वजह से लोगों की संख्या बहुत कम है और यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन हो रहा है। हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, लेकिन इस बार ये संख्या बेहद कम है।
और इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं। अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। ये देखिए 7 दिन का राजकीय शोक, राष्ट्रीय शोक का ऐलान, और उससे पहले तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भारतीय सेना के बिगुल वादक सैनिकों के शस्त्र हैं वो नीचे हो चुके हैं। सम्मान में शोक की सलामी जो है वो इस समय दी जा रही है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। उनके जो अन्य परिजन जो उनके पार्थिव शरीर को लेकर अंदर गए थे वो भी अब बाहर आने लगे हैं। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी जो है वो नजर आ रहे हैं, देश से, धरती से तो ये आपने देखा फ्यूनरल गार्ड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के साथ ही। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं सभी ने पीपीई किट पहन रखा है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी वो कोविड से भी संक्रमित थे। इस वजह से ये एहतियात यहाँ पर बरता जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है प्रणब दा को, राजनीति के शिखर पुरुष को। कल अंतिम सांसें ली उन्होंने और आज दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हो रहा है। और इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए कहा जा रहा था कि 10 राजाजी मार्ग पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो संक्रमित रहे थे कोविड से भी। इस वजह से भी उनकी तस्वीर ही रखी गई थी, जहां पर सभी बड़े नेता पहुंचे, उनके चाहने वाले पहुंच रहे थे और अंतिम दर्शन, श्रद्धांजलि उनकी तस्वीर को ही दी गई। और अब यहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।